नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी में और आप सभी से एक चीज़ों की जानकारी के साथ जुड़ा हूं और कुछ जानकारियां अभी जाननी बाकी है। तो हमारे साथ जुड़े हैं संतोष तिवारी जी, जो कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इस बीच में आपने देखा कि क्या कुछ हमारे सरकार पर गुजरी है। खासकर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने इस बीच में एक लंबी लॉकडाउन की अवधि लगाई और उससे पहले जो केंद्र सरकार द्वारा जो लागू की गई थी और भी कई तरह के लॉकडाउन और उससे भी संबंधित कई तरह के डिसीजन थे, वो लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था पर किस तरीके से हावी हुई है, ये आप और हम में से ऐसा नहीं लगता कि कोई रूबरू नहीं होगा। लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली जगह हो गई है, क्योंकि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कहा जाता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं। और ऐसे में आज इस भविष्य पर एक खतरा मंडरा रहा है और इस खतरा मंडराने के पीछे सबसे बड़ी वजह दी गई है, तो वो है कोरोना जैसी महामारी को। लेकिन फिर भी क्या इस तरीके की चीज़ों को किसी भी तरीके से क्या मैनेजमेंट किया जा सकता था? जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल हैं या कॉलेजें हैं, वहाँ पर किसी न किसी सुविधा के ज़रिए थोड़ा बहुत भी हो सके तो जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें शिक्षा की जो व्यवस्था है या शिक्षा का जो लाभ है वो थोड़ा बहुत किसी तरह से दिया जा सक रहा है। लेकिन सरकारी स्कूलों में कितना कुछ ये किया जा पा रहा है, ये एक सवाल है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले 10वीं की रिज़ल्ट वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है वहाँ से निकली। आज के दिन पे यानी कि 22 जुलाई को आज 12वीं की रिज़ल्ट घोषित होनी है। शाम 4 बजे ये जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पर दिखाई देने लगेगी और कल स्कूलों के ज़रिए जो उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर आपने देखा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में मेधावी छात्र होते हैं, मेधावी लोग होते हैं, मेधावी बच्चे होते हैं, जिनका खुद का अपना एक टैलेंट होता है और हर बार हम स्टार टॉपर्स जैसे कैटेगरी को देखते हैं और उन्हें हम सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वैसे बच्चे को शिक्षक समान रूप से देखते हैं, उन्हें समान रूप से पढ़ाते हैं, समान कोशिशों के साथ उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो रिज़ल्ट निकल रहा है 12वीं की, अगर खासकर हम 12वीं के रिज़ल्ट की बात करें, क्योंकि 12वीं के बाद कॉलेज, कई लोग डिप्लोमा करते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से करियर की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। हमारे साथ संतोष सर जी मौजूद हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, उनसे हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे और कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि आज के दिनों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सोचने वाली और चिंताजनक है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आजकल में। धन्यवाद। खबर आजकल की इस पहल को बहुत स्वागत है मेरे तरफ से भी, और आशा करता हूँ खबर आजकल जिस तरह से हमेशा लोगों की बात उठाती है, आज इन मुद्दों पे भी आई है, तो धन्यवाद इसके लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल वर्तमान समय में सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई की व्यवस्था है, क्या लगता है कितना सही है? एक शिक्षक हैं सरकारी स्कूल के, या फिर भी हम चाहेंगे कि सच होकर पूरी निष्ठा भावना से आप इस बात को देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हमारे अगर कहा जाए हिंदुस्तान पूरी तरह से सरकारी तंत्रों पे ही निर्भर है। हमारे जो स्कूल हैं यहाँ पे राज्य सरकार के अंतर्गत जितने स्कूल हैं सभी के ऊपर ही बहुत बड़ा लोड है कि सारे अधिकांश लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। फिर भी संतुलित साधनों के बावजूद हमेशा सरकारी स्कूल कोशिश कर रही है कि हर एक के घर में शिक्षा का हम जो ज्योति है हर एक घर में चले। तो अगर देखा जाए कि लॉकडाउन में ऐसा ये महामारी ऐसा नहीं था कि कोई जानकर या जानबूझकर आई हुई महामारी नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से इस महामारी में आपदा आई और पूरे व्यापक स्तर पे वैश्विक है। तो सिर्फ हमारे देश में या हमारे राज्य में नहीं है, वैश्विक है ये आपदा, और इस वैश्विक आपदा से सारा जगह इसी तरह से मुकाबला हो रहा है। और अब तो जैसे डेल्टा वेरिएंट और तरह तरह के तीसरी लहर की बात हो रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा हावी होने वाली है। तो इस सब को देखते हुए अब ऐसी आपदा में भी बहुत कठिन है काम करना, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जुड़े रहें। हाँ, ये स्वाभाविक है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हम ऑनलाइन या जिस तरह से प्राइवेट स्कूल बाध्यतामूलक आपको करवा रही है, तो हमारा उस जगह से हम हर एक को बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि मध्य वर्गीय परिवार के लोग, गरीब तबके के लोग के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनके पास मोबाइल होना, इंटरनेट होना उनके मोबाइल पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो सुविधा या व्यवस्था है
क्या कभी ऐसी सुविधा बच्चों को मिल पाएगी सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार ने पहल तो की है। उच्च माध्यमिक के बच्चों को जो 10,000 करके सरकार ने उनको टैब या मोबाइल ख़रीदने के लिए जो दिया है, उसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन हुआ है। बहुत सारे बच्चे ने वैसा लिया है। और रहा बात शिक्षा के लिए अगर कहा जाए, तो अगर आप सरकारी स्कूलों को देखोगे तो लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल में कुछ हो नहीं रहे या बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप देखते हो, एक वर्किंग डेज अगर आप मंथली जो पेंडेमिक के पहले अगर आप देखो तो 23 दिन से 24 दिन वर्किंग डेज होता था, ठीक है। अब वो 23-24 दिन को कम हुआ है, कि हम लोग मानते हैं। तो अगर आप देखें कि हम लोग मिड डे मील हर एक महीना में 5 दिन मिड डे मील दे रहे हैं हम लोग, और उस मिड डे मील 5 दिन देने के लिए हम लोग 7 दिन से अधिक हमारे शिक्षक, सरकारी स्कूलों के शिक्षक हर एक बच्चे के गार्जियंस को फ़ोन करते हैं, हर एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन करते हैं। बांग्ला शिक्षा पोर्टल में भी है वो फ़ोन नंबर सब। आप लोग मतलब हर एक को कांटेक्ट किया जाता है, हर एक विद्यालय के जितने सरकारी स्कूल के विद्यालय हैं। मैं एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग करते हैं फ़ोन, और फ़ोन करने के बाद उन बच्चों को बुलाया जाता है। 7 दिन तक लगातार संपर्क करने के बाद 5 दिन वो लोग आते हैं मिड डे मील का कलेक्शन करने। उन मिड डे मील के देते वक्त ही स्कूलों से एक्टिविटी क्वेश्चन उनको दिया जाता है। अधिकांशतः सरकारी स्कूलों ने 100% बुक्स और स्टडी मटेरियल बच्चों को पहले ही प्रोवाइड करवाई है। साल जब बदलने के बाद भी हम लोगों ने हर एक बच्चों को बुक और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई। और यहाँ तक कि मैं अपने स्कूल का लिए कहूँ तो हमारे स्कूल के हर एक शिक्षक और शिक्षाकर्मी सबको सहयोगी होकर हर एक को हम लोगों ने 100% अपना ड्रेस तक दे चुके हैं इस साल के। और उनको एक्टिविटी टेस्ट दिया जाता है। उस एक्टिविटी टेस्ट को वो लोग करके जमा देते हैं, फिर हम लोग उसका आकलन करते हैं। उस आकलन करने के बाद उनको एक आगे की प्रिपरेशन के लिए बताते हैं। सर एक व्यंग हो रहा है, एक प्रश्न उठ रहा है कि जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों के, वो काफ़ी आराम फरमा रहे हैं, स्कूल बहुत कम हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, मज़ेदार ज़िंदगी जी रहे हैं और महीना उठा रहे हैं। ऐसा एक व्यंग, एक ऐसा प्रश्न आप भी जान सकते हैं कि उठ रहा है। क्या जवाब देंगे इस पर, आप क्या बोलना है आपका? देखिए, व्यंग लोग करते हैं और व्यंग उनको ये पता नहीं। आज शिक्षकों को सबसे बुरा अगर लग रहा है तो बच्चों और शिक्षकों को ही बुरा लग रहा है। बच्चे जब हमारे फ़ोन करते हैं हमें और सर स्कूल कब खुलेगा, ऐसा कोई नहीं है। हर एक तीसरा दिन किसी न किसी शिक्षक के पास आप पूछ लीजिएगा, बच्चे उनको फ़ोन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब वो सोचते हैं, हम लोग समझते हैं कि कितना वो मिस कर रहे हैं, और हम लोग उस चीज़ को ये करते हैं। मैं अपने स्कूल का उदाहरण बताता हूँ। कुछ बच्चे क्लास 6वीं क्लास के बच्चे स्कूल आए थे बीच में, तो गार्जियन के साथ वो भी चले आए थे, और आने के बाद उन्होंने स्कूल की मिट्टी को छूकर प्रणाम किया, और स्कूल को घूमकर उनकी आंखों में आंसू था। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना। और वो हम लोगों से जब जुड़े और शिक्षकों से जुड़े तो हाथ पकड़ के वो ऐसा लगता है कि मतलब अब छोड़ेंगे नहीं सर, बहुत दिन बाद देख। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप समझ सकते हो कि उस बच्चों का कितना ये है। और सरकारी स्कूल के शिक्षक आराम फरमा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज हर एक जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर अपना काम नहीं छोड़ सकता, उस तरह से कोई शिक्षक अपना काम नहीं छोड़ सकता। हर एक शिक्षक को अगर आप देखो तो या तो मैसेंजर में ग्रुप बनाया हुआ है उसने, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है, और गूगल मीट में वो है, वो जूम ऐप में है, वो वाइज में है, तरह तरह के ऐप्स के द्वारा वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, हर दिन जुड़ा हुआ है, और हर एक शिक्षक जुड़ा हुआ है। साथ साथ ये जो एक्टिविटी टेस्ट, मॉडल एक्टिविटी टेस्ट, ये सब लगातार जो चल रही प्रक्रिया पूरे राज्य सरकार के सभी स्कूलों में चल रही है। ऐसा नहीं कि मेरा स्कूल या किसी एक स्कूल में चल रहा है, हर एक स्कूल के शिक्षक भी ये कर रहे हैं। तो रहा बात, लोग कहने वाले कहते ही रहेंगे कि हम ये करेंगे, लेकिन हम लोग भी ये कहते हैं कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जो स्थिति है, इस बार जो बच्चे पास हुए हैं, लाइक 2020 की अगर हम बात करें, 2021 की बात करें, इस समय को जो मिलाकर जो सेशंस बना, यहाँ पर माध्यमिक से लेके जो उच्च माध्यमिक है, उनके सभी के जो रिज़ल्ट है वो एक तरह से मिला जुला दिख रहा है। सभी लोग पास हुए हैं, जिसमें कुछ मेधावी छात्र थे, कुछ मेधावी छात्र नहीं थे, जो कम पढ़कर भी पास होने की चाह रखते हैं। कुछ होता है जो दिन भर पढ़ के भी किसी भी तरह से एक टॉपर होने की व्यवस्था या कोशिश करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट या वैसे लोगों का मनोबल टूट रहा है कि अगर एग्ज़ाम होता, सब कुछ सही से होता, तो मैं कुछ अलग करके दिखाता। और वो अभी काफ़ी निराश होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरी भी बातें हुई, उनमें एक निराशा है कि मेरे एक अच्छा परसेंटेज आ सकता था, मुझे जो मिलेगा बाकी को भी सेम मिलेगा। कुछ जिम्मेदारी स्कूलों को भी दी गई है कि आप कुछ सॉर्ट आउट करिए, आप लोग भी कुछ देखिए और बताइए कि कैसे इसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला ये कि जो लोग अपना मनोबल छोटा कर रहे हैं कि मैं अगर एग्ज़ाम देता या देती तो अच्छा रिजल्ट मेरा बेस्ट होता, बाकी
छात्रों से, उनका मनोबल को कैसे बनाए रखा जाए। दूसरा ये कि स्कूलों में इस बार किस तरह की जिम्मेदारियाँ दी गई थी ये जो रिज़ल्ट है इसको क्रिएट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को, सभी बच्चों को जिन्होंने माध्यमिक में किया है और जो आज एचएस में भी आगे बढ़ेंगे, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। और आगे आप और अच्छा बढ़ो, आगे और बढ़ो, यही हमारी उम्मीद रहेगी। अब रहा बात कि मनोबल छोटा करना ज़रूरी नहीं है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने जो आकलन किया गया है ये आपका आकलन है। अगर रहा बात कहा जाए, ये रिज़ल्ट किसी बोर्ड ने या सरकार ने अपने घर में बैठ के नहीं बनाई है। इसके लिए बाकायदा स्कूलों से आकलन लिया गया है, उन बच्चों का आकलन लिया गया है। पिछले सालों के उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनको एक आकलन करके उनका मार्क्स भेजा गया है और उन मार्क्स के आधार पे ये किया गया है। अगर आप देखते हो, अगर रिज़ल्ट को देखो आप लगातार, माध्यमिक को 2019, 2018, 2017 आप देखते जाओ, लगातार बढ़ोतरी हुई है माध्यमिक में पासिंग परसेंटेज। और तो ये इस बार 100% होना मैंने कोई असंभव वाला बात जो लोग कह रहे हैं कि 100% हो गया, ऐसा ये हो ही सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा बात है ये आकलन वास्तविक आधार पे हुआ है। बहुत समय अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा लिखने वाला बच्चा भी वो एग्ज़ाम हॉल में कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, तो उसके कारण से उसका परसेंटेज। लेकिन इस बार शिक्षकों के द्वारा और स्कूलों के द्वारा स्थानीय स्तरों पे भी आकलन करके उस आधार पे अगर आप कहेंगे उसके पिछले प्रदर्शन यहाँ पर भी तो एक सवाल उठ जाएगा कि जो शिक्षकों के चहीते थे, जिनसे शिक्षकों का संपर्क ज़्यादा था, उन लोगों को ज़्यादा मौका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हम आप तो बात कर रहे हैं लेकिन लोग इस पर सवाल उठाएंगे, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, शिक्षकों में है एकाध अपवाद हो सकते हैं कि वो पढ़ाते हो अलग से कोई चहीता हो, लेकिन हम शिक्षकों के लिए मूलतः अधिसंख्यक शिक्षकों के लिए सारे के सारे बच्चे जो है ना वो अपने बच्चे हैं और हमारे समान हैं। वो हमारे लिए कोई बच्चा में अलग नहीं है। और आपको दिखता है। हाँ, और उनकी अगर बुराइयों को जिस तरह से हम टोकते हैं, रोकते हैं और अच्छाइयों को हम उठाना भी चाहते हैं, तो रहा बात ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो ये करेगा। और रहा बात वो जो आपके पास जब पूरा रोल नंबर वाइज लिस्ट रहता है ना और बच्चों का नाम रहता है, आप उस तरह से कभी भी अपने विवेक से वह कोई भी शिक्षक नहीं कर पाएगा। नहीं करना भी ठीक है। और ये ज़माना वो नहीं है कि अब वो रहा बात यहाँ पे सब कुछ दिखता है और अब ऐसा कोई नहीं करता है। सभी आकलन जो है वो पूरी तरह से सटीक है। किसी चहीते और ये चहीता होता, आप अगर हैदरपड़ा बुद्ध भारती में देखो, एक जो कल ही एक बच्चे का दिखा रहा था कि वो चाय बेचते हैं उसके पापा। अब एक चाय बेच रहे हैं उनके पापा, हाँ, और वो आज उस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ अंक लेके आया है। तो अब शिक्षकों का चहीता कैसा था वो, तो हिसाब से तो उसके पास ट्यूशन के नहीं था, वैसा तो नहीं होता। तो सारे बच्चे जो है वो सभी शिक्षकों के सारे बच्चे ही फेवरेट होते हैं। कोई ऐसा नहीं, हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। किसी में कुछ, कोई खेल के जगत में आगे है तो कोई पढ़ाई लिखाई में, कोई सांस्कृतिक में, तो इसलिए सभी चाहते हैं। सर, जैसे कि देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में जब स्टूडेंट पास हो रहे हैं, चाहे वो 10th की हो या 12th की हो, उच्च माध्यमिक की हो, अभी उच्च माध्यमिक पास करने के बाद जो सीटों की जो संख्या बढ़ेगी, क्या लगता है उसकी कोई तैयारियां हुई होगी या ये जो संख्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती थी, कुछ गैप रहता था, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा होगा और शिक्षकों की एक तरह से सभी संस्थानों में कमी है, ये आप मानेंगे या ना मानने की बात है। लेकिन शिक्षकों घर 35 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का ऐसा एक 40 के बच्चों का एक निर्धारित बोला गया है, लेकिन हालांकि कमी है, काफ़ी कमियाँ हैं। शिक्षक भी नियोग अभी नहीं हो रहा है, काफ़ी रुका हुआ है काफ़ी दिनों से। तो ऐसे में जो ये जो लगातार जो एक संख्या में जो स्टूडेंट पास होकर कॉलेज जाएंगे या जो 10th के बाद जो 12 या बाकी जगह पे जाएंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, कैसे मैनेज किया जाएगा, कितना चैलेंजिंग होगा स्कूल मैनेजमेंट पर? देखिए, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया ऑलरेडी काउंसलिंग चल रहा है। आपको भी पता है कि अपर प्राइमरी का काउंसलिंग चल रहा है और हमारे ही नक्सलवाड़ी सर्कल और बाकी सर्कलों में ऑलरेडी पिछले यहाँ पे ज्वाइनिंग नियुक्ति हुई है और इस तरह से नियुक्तियाँ ये चलेंगी, लगातार होंगी ही नियुक्तियाँ ही। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि आज उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के बाद कॉलेजों में कम से कम 10% सीट वृद्धि हो। और कुछ स्वाभाविक है से पहले से कॉलेजेस ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, तो अब लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ उसमें 10% सीटें वृद्धि हो, ऑनर्स में वृद्धि हो, ये मेरे तरफ से भी कहना रहेगा कि ज़रूर वृद्धि होना ज़रूरी है। साथ साथ शिक्षकों की कमी रहते हुए भी कोशिश कर रही है सरकारें और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। और अभी जो नियुक्तियां हैं, अगर सारी नियुक्तियां सही तरीके से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उतना ज़्यादा नुकसान आएगा। हाँ, अभी ये 40 वाला आंकड़ा हमको पार करने में अभी भी 5-7-10 साल लगेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है और प्रक्रियाएं रुकती रह रही है हमारे यहाँ पे, जिस तरह से उन प्रक्रियाओं में बार बार कोर्ट के बहुत सारा कारणों के कारण से रुक जा रही है, तो वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तो स्वाभाविक रूप से ये कमियाँ दूर होंगी।
लेकिन ये कमियाँ मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है, सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में 69,000 की वैकेंसी खाली है, बाकी जगहों पे सभी जगहों तो पे सभी है, जगहों पे सरकार खाली कोशिश है। कर रही है। तो कोशिश यही होगी कि कम से कम सरकार इन सब विषयों पे ध्यान दे और अपग्रेडेड करके टीचरों को आगे बढ़ाए। सर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस की एक नया प्रचलन समझ लीजिए चल गया है। अब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई भी हो रही है, जो सक्षम है वो कर रहे हैं, जो सक्षम नहीं है वो नहीं कर पा रहे। आगे दिनों में भी बहुत सारे लोग सक्षम नहीं होंगे और स्कूलों में अगर ये जो सिचुएशन अभी वर्तमान समय में बनी हुई है, आगे कितने दिनों तक चलेगी, ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पा रहे हैं। लेकिन जो लग रहा है आगे जो दृष्टि समझ में आ रही है, लग रहा है कि ये साल तो जाएगा, 2021 जाएगा और हो सकता है 2022 भी इसमें थोड़ा बहुत लपेटे में ले। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए कि इस साल और अगले साल रहा तो क्या लगता है सर, जो शिक्षा व्यवस्था है या जो शिक्षा की जो निचोड़ था जो बच्चों में आनी चाहिए थी, वो कितना अभाव रह जाएगा? देखो आप ऑनलाइन प्रक्रिया जो है ये नई नहीं है। हमारे ही देश में पत्राचार के माध्यम से विद्यादान होता था। पत्र लोग घर से लिख के भेजते थे और वहाँ से उसको एग्जामिशन करके फिर वापस होता था। पत्राचार से बहुत सारी डिग्रियाँ हुई है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत सारे जगह पे अगर आप देखो तो पहले BBA MBA से शुरू करके बाकी जगहों पे भी बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन में इग्नू NIOS जो है वो भी ऑनलाइन करते थे, ऑफलाइन मोड में। फिर भी वो एक उनका एक ऑप्शनल में होता था, लेकिन अब जो है रेगुलर में आ गया है। हर बच्चों को रेगुलर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक सामने रह के जो चीज़ों की कमियां और उसकी अच्छाइयां निकाल सकते हैं, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस में संभव है? ऑनलाइन क्लास में फोकस हर एक छात्रों पर पूर्ण तौर से उनके ऊपर नज़र, साथ ही साथ फिजिकली जो एक्टिविटीज़ होती थी स्कूलों में, गेम्स होता था, उनके प्रतिभाओं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था जिससे आंकलन हो पाता था कि यह बच्चा किस चीज़ के लिए बेस्ट होगा। या हमारे स्कूल से ऐसा भी होता था कि किसी भी स्कूल से किसी स्कूल पर जाके कोई प्रतियोगिता होती थी तो वहाँ पर स्कूल में एक नाम होता था कि हमारे स्कूल का बच्चा इस चीज़ में काफ़ी अलग है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि उनका जो शारीरिक कोई ये नहीं हो रहा है। एक पिता होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, अगर मतलब मैं शिक्षक छोड़ देता हूँ, पिता होने के नाते ऑनलाइन से अब मेरे बच्चे को सारा दिन मोबाइल लेके और वो अब उसके ऊपर नज़र बनाए रखना पड़ता है कि वो कितने देर मोबाइल में अपना एजुकेशनल काम कर रहा है और कितने देर बाकी काम कर रहा है। तो ये कुछ त्रुटियाँ है ऑनलाइन की। लेकिन ऑनलाइन से ऐसा नहीं कि हाँ ये अभी साधन है। हमारे यहाँ पे तो कोई जानबूझकर ऑनलाइन नहीं जा रहा है, लेकिन वो रहा बात कि ये जो एक वैकल्पिक एक साधन रहा जो हम लोगों ने इसके दौरान ये ड्यूरिंग पेंडेमिक किया है। लेकिन ये एक तरह से जिसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। इसके ऊपर जोर देना चाहिए। और रहा बात इसके साथ साथ वो जो आप कह रहे हो ना कि हर एक स्कूलों को लेके, ये जैसे अभी हम लोगों ने कहा वेबनायर के तरह, अगर किसी दिन कई स्कूलों को लेकर एक वेबनायर बने, कुछ में बच्चे जुड़े, उसमें हर एक चीज़ से डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशंस पढ़े, और रहा बात अन्य स्कूलों के साथ साथ कई स्कूलों के शिक्षकों मिल के ग्रुप डिस्कशन बढ़े। और इसको अगर हम लोग जैसे TV या आपके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस का ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर आवर हो, ठीक है, बच्चों का डाउट्स क्लियर के लिए एक कोई आवर्स पोर्टल की तरफ से की जाए तो ये बहुत अच्छे तरह से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद करेगा। अगर आप ऑनलाइन 1 घंटा उनके साथ क्वेश्चन आवर करते हैं, हिस्ट्री को ले लो या आप ज्योग्राफी को ले लो, इन पे एक्सपर्ट्स 3-4 स्कूलों के टीचर्स को मिला लिया जाए और इनको लेके एक वेबिनार कर दिया जाए, उनमें बच्चे से वो देखते भी रहे, लाइव क्वेश्चन भी पूछते रहे, आपके फ़ोन नंबर पे माध्यम से क्वेश्चन पूछे और वो शिक्षक वहाँ से जवाब दे, तो ये और ज़्यादा अधिक उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और उसको नोट डाउन करें बच्चे, तो कम से कम ये सब चीज़ प्रक्रिया उसमें तरह तरह के इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं और इन प्रयोगों के माध्यम से इसको और विकसित किया जाए तो शायद बच्चों के लिए और फ़ायदेमंद हो जाए। नहीं तो बच्चे वो ऑनलाइन का सिर्फ वो हो जाता है, हर एक बच्चे पे नज़र रखना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर मैसेंजर में देखते हैं ना तो एक बार में 80 मैसेंजर में आ जाते हैं और उसके बाद कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है वो स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। हर एक का कमेंट के लिए बार बार पूछना पड़ता है कौन कौन है कौन कौन नहीं है। आप अगर हम देखते हैं कि अगर ये करते हैं तो कोई बहुतों का माइक का, अगर हम जूम ऐप में जाते हैं तो बहुतों का उस समय से वॉइस क्लियर नहीं होता है, बहुत बोल रहे सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ये बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इन सब को देखते हुए संभव है
एक तरह से संभव है और नहीं भी है, लेकिन अगर एक जगह पर आकर जैसे स्कूल में बच्चे की जो रेगुलर पढ़ाई थी जो है वो जल्द से जल्द आए, ऐसे कामना कर सकते हैं। इसका इंतज़ार हमेशा से रहेगा। और जो लोग अभी 10वीं और 12वीं में आज 10वीं से जो पास हो गए 12वीं में भी अब सब पास ही हो गए हैं, बस उनके हाथ में सर्टिफिकेट आना बाकी है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते सर, क्या उन सभी छात्रों को कहना चाहेंगे, कैसे शुभकामना देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आगे किस तरीके से अपने करियर के लिए वो सोचे और कुछ करने के बारे में ठाने? सभी बच्चों को तो मेरे तरफ से सबसे पहले बधाई दूंगा मैं। बधाई के साथ साथ ये भी कहूँगा कि सेल्फ स्टडी आप करते रहे और आने वाला दिन आपके लिए और बड़े तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। मैं हरिशंकर परसाई जी के एक पंक्ति, बाजार बढ़ रहा है इस सड़क पर किताबों की, एक नई दुकान खुली है और दवाओं की दो, ज्ञान और बीमारी का यही अनुपात है हमारे शहर में। ये हरिशंकर परसाई जी की एक पंक्ति को मैं देख के आपको कहूँगा कि हाँ, कि ऐसे पेंडेमिक में जहाँ पे किताबों की एक दुकान और 2 दवा की दुकान है, ऐसे समस्या में आप रहते हुए भी अगर आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ो, खुद से पढ़ो और बाकी चीज़ों में जितना अधिक जानकारी ले सको लो और आगे बढ़ो। मेहनत करोगे तो सफलता आपको चुमेगी ही कम। हाँ, रहा बात जहाँ पे अगर देखा जाएगा कि जॉब के बाज़ार में जब जाएंगे, आपके नौकरी के बाज़ार में, वहाँ पे प्रश्न आएगा कि 21 में तो सभी पास थे। तो वैसे समय में अगर होता है तो बाद में मैं चाहूँगा कि कम से कम एक कोशिश हो कि एक सप्लीमेंट्री इन लोगों का ले लिया जाए, ताकि उनको भी ये कहने का और ये नहीं आए कि ऐसे बच्चे ऐसे पास किए थे। हमारे बच्चे पास होने लायक हैं और थे, इसीलिए पास कर रहे थे 100%। हमने पिछले साल भी 86% दिया था, उसके पहले 84%, तो लगातार बढ़ रहे थे हम अपने पासिंग परसेंटेज में। तो इस तरह से ये 100% आना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन रहा बात अगर ये 2021 के को देखते हुए तो एक सप्लीमेंट्री लिया जा सकता है बाद में और उसको लेके आगे इनको आकलन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि काफ़ी बातें हो पाई। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का जो एक विचार था, कुछ बातें थी, कुछ तरीके थे जो आप में बदलाव या चेंजेस आप देख सकते थे। मुझे लगा कि काफ़ी हद तक इस जानकारी के साथ आपको अच्छा लगेगा। बस यही कहना चाहेंगे आप सभी से, आप सभी अभिभावकों से खासकर, कि आपके बच्चे सक्षम हैं, अच्छा कर रहे हैं। पहले और अभी के बच्चों में काफ़ी फ़र्क है। अगर जो बच्चे चाव से अपनी पढ़ाइयाँ और अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में अगर हर अभिभावक अपने बच्चे पर सीधा कंट्रोल करे, उस पर ध्यान रख पाए, तो एक हद तक हम अच्छे भविष्य की आंकलन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस तरीके से पढ़ाई करे हैं, आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना है और ये देखना है कि वाकई क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं आगे बढ़ पाऊँ और आगे लोगों के साथ कदम कदम मिलाकर अपना इतिहास लिख पाऊँ। मैं ये सोच पाऊँ कि मैं 2020 में था या 21 में था या मेरी जैसी भी रिज़ल्ट थी, मैं उसके अनुकूल था, मैं एकदम उसके साथ था और मेरे अंदर वो प्रतिभा थी, मेरे अंदर वो हुनर था, मेरे अंदर वो सोच थी या मेरे अंदर वो एक क्षमता था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगी और आगे मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसी सोच के साथ अपना मनोबल बढ़ाएं, आगे बढ़ें। आगे और भी बहुत कुछ करना आप सभी को बाकी है। भविष्य में आगे शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, लेकिन आप इतना याद रखना, आप एक ऐसे दौर से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं जो एक इतिहास है, जो ज़िंदगी भर आप कह पाएंगे सीना ठोक कर कि हम उस वक्त के स्टूडेंट हैं जब पेंडेमिक सिचुएशन था और हम सब पास हुए थे। मेहनत हमने भी किया था, पर हमारा जो रिज़ल्ट था वो एकदम समान था, स्वाभाविक था। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए मैं हमेशा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह खबर आजकल को पसंद करते रहेंगे, लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।